हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, सभी को नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जितने भी विद्यार्थी प्रतिभागी जो कि शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह जो है अपने मंजिल में सफल हो और जो है पीटीआई के पद को सुशोभित करें। इसी कड़ी में लर्न विद मधुसूदन इस यूट्यूब चैनल पर पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेके एक सीरीज शुरू की जा रही है जो 18 जुलाई 2022 से शुरू होने वाली है। उसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारी पीटीआई भर्ती परीक्षा, चाहे वह सेकेंड ग्रेड है चाहे वह थर्ड ग्रेड है, दोनों के लिए क्या सिलेबस है और ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या सिलेबस पूछा जाने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। हम यहां पर ज्योग्राफी, चाहे वह विश्व का भूगोल है, चाहे वह भारत का भूगोल है, चाहे वह राजस्थान का भूगोल है, इन भूगोल विषय के संबंध में जो पाठ्यक्रम है उस पर हम परिचर्चा करेंगे। साथ में उसमें हमें क्या पढ़ना है उस पर बात करेंगे और इस चैनल के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम अपनी तैयारी को मंजिल में कन्वर्ट करने वाले हैं, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की कि जो हमारा शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई वह थर्ड ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों के लिए बात करते हैं कि हमारे भूगोल के अंतर्गत पाठ्यक्रम क्या है। तो भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वह 3 भागों में डिवाइड किया गया है: विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं विश्व के भूगोल में कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं, उसके बाद हम भारत और राजस्थान के भूगोल के पाठ्यक्रम पर बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं विश्व के भूगोल से। तो देखिए, विश्व का जो भूगोल है, विश्व के भूगोल में 3 प्रमुख जो है बिंदु दे रखे हैं। सबसे पहला बिंदु है महाद्वीप, इसके बाद दूसरा है महासागर एवं उनकी विशेषताएं, और तीसरा दे रखा है भू वायु तंत्र। यानी कि विश्व के भूगोल में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे: महाद्वीप और उनकी विशेषताएं, महासागर और उनकी विशेषताएं, और भू वायु तंत्र। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि महाद्वीप और उनकी विशेषताओं में हमें पूछा क्या जाएगा। तो अब समझना, महाद्वीपों में सबसे पहले कोई भी महाद्वीप है उसकी क्या विशेषता है। अब विशेषताओं के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार विशेषता पूछी जा सकती है, जनसंख्या के अनुसार विशेषता पूछी जा सकती है, और उसके नाम को लेकर भी विशेषता पूछी जा सकती है। जैसे अफ्रीका के संदर्भ में हम बात करते हैं, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। इसी तरह से यदि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। तो सबसे पहले हमें महाद्वीप की क्या विशेषता है, उसके नाम के लेके, जनसंख्या और क्षेत्रफल को लेके जो विशेषता है उनको पूछा जा सकता है। और यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, महाद्वीप की भौगोलिक विशेषता। अब देखिए, भौगोलिक विशेषता में क्या पूछा जाएगा। भौगोलिक विशेषता में महाद्वीप में जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, घास के मैदान हैं, या अन्य नदियां, झीलें और भी घाटियां, भौगोलिक विशेषताएं, जितनी भी भौगोलिक विशेषताएं या भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमें हर एक महाद्वीप के लिए अलग अलग पढ़ना है। क्योंकि कई बार प्रश्न आता है और पूछा भी गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका तात्पर्य ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमाला कौन सी है और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
यह विश्व के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है, महाद्वीप के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है और पर्टिकुलर देश के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम भौगोलिक विशेषताओं का पूरा अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ यहां की और क्या विशेषता है, जैसे यहां पे कौन से खनिज हैं, खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं या कौन कौन से खनिजों के भंडार हैं, इनको लेके भी प्रश्न बनते हैं। कौन कौन सी यहां पर जनजातियां निवास करती है या उन जनजातियों का पर्टिकुलर निवास क्षेत्र कौन सा है, पूछा जा सकता है। जैसे बुशमैन जनजाति कहां रहती है, या कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति निवास करती है, सहारा के मरुस्थल में कौन सी करती है, और यहां तक कि कई बार भारत के संदर्भ में भी पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति निवास करती है, या साइबेरियाई मरुस्थल से संबंधित में पूछा जा सकता है कि याकुत जनजाति कहां निवास करती है। तो जनजातियां, खनिज और जो भी भौगोलिक विशेषताएं, इन पर हम बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। किसके अंतर्गत, महाद्वीप। इसके बाद है महासागर। महासागर और उनकी की विशेषता क्या है, तो सबसे पहले तो महासागर कितने हैं इनके बारे में पढ़ना है, महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार क्या क्रम है उनको पढ़ना है, और इसके बाद महासागरों में हमें जिन बिंदुओं पर अध्ययन करना है उसमें सबसे पहला जो बिंदु है वह है एक तो द्वीप, कि महासागर में कौन कौन से द्वीप हैं, उसके बाद कौन कौन से कटक हैं, तीसरा महासागरीय उच्चावच कौन कौन से हैं उनको लेके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद इसी के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है महासागरीय जलधाराएं क्या होती है, इनकी उत्पत्ति कहां होती है, यह कितने प्रकार की होती है, और कौन कौन से महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं बहती है, इन पर हमें जो है पूरा अध्ययन करना है। और यहां से हर बार एक प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा महासागरीय क्षेत्र में जो खाड़ियां हैं, जो सागर हैं, उनका भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। और महासागर में पाई जाने वाली विशेष संरचनाएं, जैसे प्रवाल द्वीप है, प्रवाल भित्ति है, या कौन कौन से प्रवाल क्षेत्र हैं, उनको लेके भी प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं महासागर और उनकी विशेषता में। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, अभी हाल ही में वीडियो में पूछा गया था, फूनाफूटी क्या है। तो ये सब प्रवाल जो कि महासागरीय संरचनाएं हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें प्रश्न जो सिलेबस में दे रखा है महासागर एवं उनकी विशेषताएं, कि महासागर क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं, वह सभी हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और करने वाले हैं, और इसी चैनल के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसके बाद आता है भूवायु तंत्र। तीसरा, भूवायु तंत्र का मतलब है कि जो हवाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, भूवायु तंत्र में जिन जिन के बारे में हमें पूछा जा सकता है उसमें एक तो है वायुदाब, और वायुदाब का वितरण को लेकर प्रश्न बन सकता है। इसके बाद सेकेंड, पवन तंत्र, जिसमें पवनों के प्रकार, पवनें कहां कहां चलती हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है और उनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसमें हम स्थानीय पवनें, सामयिक पवनें और स्थायी सभी प्रकार की पवन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके बाद हमें अध्ययन करना है चक्रवात और प्रतिचक्र। तो यह तो थी विश्व के भूगोल के अंतर्गत जिन जिन टॉपिक पर हमें अध्ययन करना है और जहां से प्रश्न पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, विशेष रूप से पीटीआई के एग्जाम को देखते हुए। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है दूसरा है भारत का भूगोल। तो देखिए, भारत के भूगोल में क्या है, भारत के भूगोल में आपके 4 बिंदु दे रखे हैं। कितने हैं? भारत के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले 4 बिंदुओं के बारे में।
पहला है भारत की स्थिति एवं लाभ। अब भारत की स्थिति एवं लाभ का क्या तात्पर्य है? तो भारत की स्थिति में हमें दो तरह से पढ़ना है। एक तो उसकी ग्लोबीय स्थिति। ग्लोबीय स्थिति का मतलब है ग्लोब में क्या स्थिति है, यानी कि कौन उसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, उसकी देशांतरीय स्थिति क्या है, और उसका जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, और उस स्थिति का क्या जो है लाभ है। अब लाभ का संबंध है, जैसे अक्षांशीय स्थिति में बात करते हैं तो जलवायु को लेकर प्रश्न बनता है कि भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो यहां डिपेंड, या जलवायु की दृष्टि से भारत का अधिकांश भाग या भारत जो है कौन से कटिबंध में स्थित है, तो ये सब जो है हम स्थिति के अंतर्गत ग्लोबीय स्थिति में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दूसरा जो है वह है इसकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। अब भौगोलिक स्थिति में उसकी स्थलीय और तटीय स्थिति पढ़ेंगे, यानी कि तटीय सीमा है तो कितनी है, उसके क्या लाभ हैं, जो हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है या अन्य देशों के साथ जो सीमा लगती है वहां हमारे लिए किस तरह से सहायक है या उसका क्या महत्व है, यहां सब हम भौगोलिक स्थिति में पढ़ेंगे। साथ ही हम भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत ही भारत की भू आकृति प्रदेश, जैसे उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर का विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, तटीय समूह और द्वीप समूह के बारे में भी जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे हमें यह है कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र उसका क्या लाभ है, चाहे वह खनिजों की दृष्टि से है, चाहे वह कृषि की दृष्टि से, और चाहे वह व्यापारिक दृष्टि से है, और चाहे वह जलवायु दृष्टि से, उसका जो भी लाभ भारत को मिलता है या उसका जो भी महत्व भारत के लिए है, उन सभी बिंदुओं पर हमें इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, यानी भू आकृति प्रदेश और इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। उसके बाद दूसरा है मानसून की प्रक्रिया। अब ध्यान रखना, यहां पर हम जलवायु के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम मानसून के बारे में पढ़ेंगे कि मानसून की उत्पत्ति के बारे में, उसके वितरण के बारे में और उसकी महत्व और प्रभाव के बारे में कि उसका क्या प्रभाव रहता है, कहां पे बारिश होगी कहां पे नहीं होगी, मानसून का वितरण किस प्रकार से, कि कौन सी मानसूनी हवाएं आती हैं, कहां कहां बारिश करती है, कहां पे बारिश नहीं करती है, और मानसून की उत्पत्ति कब और कहां होती है, इन सब का अध्ययन हम मानसून प्रक्रिया के अंतर्गत करने वाले। तीसरा जो पॉइंट है वह है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में सामान्यतः हम नदी तंत्र का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? नदी तंत्र। कि भारत में कितने प्रकार का अपवाह तंत्र या नदी तंत्र है, कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी क्या विशेषता है, उनकी सहायक नदियां कौन सी है, और उन पर यदि कोई परियोजना है तो इन परियोजनाओं को भी हम लोग साथ साथ अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र में अध्ययन करेंगे। जैसे हम भारत में बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो तरह का अपवाह तंत्र है, एक हिमालय नदी तंत्र है, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। हिमालय नदी तंत्र को भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें कौन सी नदियां आती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके द्वारा यदि कोई भौगोलिक संरचना का निर्माण किया जाता है तो वह भी पूछा जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। तो इस तरह से कई प्रश्न जो नदियों से संबंधित पूछे जाने वाले हैं उनका भी अध्ययन हम करेंगे। और इसके बाद एक टॉपिक है कृषि एवं उद्योग की बदलती प्रवृत्तियां। कृषि एवं उद्योग की बदलती प्रवृत्तियां, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि वैसे तो कृषि जो कार्य है वह प्राचीन काल से हमारे यहां किया जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हमारे भारत में यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से लगाकर वर्तमान तक
कृषि और उद्योग क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, यानी कि कौन कौन से उद्योगों का विकास हुआ, कौन कौन से उद्योग जो पहले विकसित अवस्था में थे लेकिन धीरे धीरे जो है किसी कारण से उनका जो है विकास रुक गया, या ऐसे उद्योग जो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष में विकसित हुए तो वहां विकसित क्यों हुए, उनके कारणों की हम समीक्षा करेंगे कि उनका बदलाव क्यों हुआ। कुछ ऐसे उद्योग जो कि कुछ कम समय में ही पूरे भारत में फैल गए, कुछ ऐसे कृषि क्षेत्र हैं जो स्थान विशेष पर जो जाने जाते हैं। तो इन सभी जितनी भी कृषि स्वतंत्रता से के बाद से लगाकर वर्तमान तक कृषि के संबंध में जितने भी बदलाव हुए, उद्योगों के संबंध में जितने भी बदलाव हुए, और कौन कौन से उद्योगों में बदलाव हुआ या कौन कौन से उद्योग नए स्थापित किए गए, कौन कौन से नए कृषि क्षेत्रों का विकास किया गया, कौन कौन सी कृषि पद्धतियां हुई, कौन कौन से कृषि कार्यों को बढ़ावा मिला, उन सभी कार्यों पर हम लोग बात करने वाले हैं। किसके अंतर्गत? कृषि एवं उद्योग की बदलती प्रवृत्तियों पर। क्लियर? यह था भारत के भूगोल के समय। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है राजस्थान का भूगोल। और सामान्यतः जो राजस्थान के कंपटीशन की तैयारी करता है वह राजस्थान के भूगोल के हर एक पहलू को बहुत अच्छे से पढ़ता है, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के भूगोल का सभी एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्व है। और यदि हम पीटीआई की बात करें तो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले जो है टॉपिक है वह है अवस्थिति और विस्तार, कि राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से क्या स्थिति है और उसका क्या विस्तार है, जिसमें हम ग्लोबीय स्थिति है, उसकी जो है सीमाओं का विस्तार है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जो जो विस्तार को लेके आ सकते हैं, ग्लोबीय, स्थिति एवं विस्तार के बारे में बात करेंगे, उसकी सीमा विस्तार के बारे में बात करेंगे, और वर्तमान में जिस तरह से परीक्षा पैटर्न चेंज हो रहा है, नए नए प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं, उन सभी प्रश्नों पर हम बात करने वाले। इसके बाद है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में हम राजस्थान की भौतिक प्रदेश, जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन चारों भौतिक प्रदेश की विशेषताओं के बारे में, विस्तार के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, और उनके वर्गीकरण या उसके कौन कौन से भाग हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ में यहां से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। इसके बाद तीसरा है जलवायु। अब ध्यान रखना, यहां पर हम मानसून की प्रक्रिया भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन जलवायु का संबंध हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ेंगे कि जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे, और जलवायु के आधार पर राजस्थान में कितनी ऋतुएं होती हैं, इनके बारे में बात करेंगे, और जलवायु के जो है वर्गीकरण के बारे में भी हम बात करेंगे कि जलवायु वर्गीकरण राजस्थान का किस प्रकार से किया गया है, और कौन कौन सा वर्गीकरण हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वह कोपेन का वर्गीकरण है, चाहे वह मौसम विभाग का है, चाहे थर्ड वॉर्ड का है या ट्री वॉर्थो का, जो भी वर्गीकरण है उन सभी के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले। इसके बाद है अपवाह तंत्र। अब देखिए, भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 प्रकार का अपवाह तंत्र हम पढ़ते हैं, जबकि राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र है। अरब सागरीय नदी तंत्र, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र और आंतरिक प्रवाह तंत्र। जहां से भी प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, किसमें? अपवाह तंत्र में। और उसके बाद है वनस्पति। वनस्पति में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक तो भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वनों की या वनस्पति की क्या स्थिति है, और दूसरा राजस्थान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है या वनस्पति के आधार पर कौन कौन से वन पाए जाते हैं, इन सभी का अध्ययन हम वनस्पति के अंतर्गत करने वाले हैं। तो ये तो थे राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत। इसके साथ ही राजस्थान के भूगोल के साथ साथ राजस्थान के कुछ आर्थिक पहलू यानी कि इकोनॉमिक पोर्शन को भी ज्योग्राफी के साथ पूछा जाता है। अब वह कौन कौन से हैं उन पर भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसके अलावा हम जिस पर अध्ययन करेंगे, एक तो राजस्थान की कृषि पर,
कि राजस्थान में कौन सी कृषि होती है, कितने प्रकार की होती है, कहां की जाती है और उसमें कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, कौन कौन सी फसलों में राजस्थान का अग्रणीय स्थान है और वर्तमान दृष्टि से कृषि का जो है राजस्थान की इकोनॉमी में क्या योगदान है, कौन से फसलों का योगदान है, इन सभी पहलुओं को हम आर्थिक समीक्षा के आधार पर हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद है पशु संपदा। पशु संपदा में हम वर्तमान की जो पशु गणना है उसके साथ साथ जो भी राजस्थान में पशु नस्ल पाई जाती है उनकी उपयोगिता और पशुओं के संबंध में जो जो अनुसंधान केंद्र हैं उन सभी का अध्ययन हम इस टॉपिक में करेंगे। फिर है डेयरी विकास। डेयरी विकास यहां एक सहकारिता आधारित कार्यक्रम है और डेयरी विकास में हम डेयरी विकास की शुरुआत से लगाकर वर्तमान में राजस्थान में डेयरी विकास की क्या स्थिति है, डेयरी विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, कौन कौन से कार्यक्रमों का जो है आयोजन किया जाता है और डेयरी विकास कार्यक्रम कितने स्तर पर संचालित किया जा रहा है, इन सभी का हम अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। और डेयरी विकास के लिए जो भी क्रांतियां हुई है उन क्रांतियों का भी अध्ययन हम इसमें करने। और इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट है उद्योग यानी इंडस्ट्रीज कि राजस्थान में उद्योग कितने प्रकार के हैं, राजस्थान में उद्योगों की स्थापना कहां कहां की गई है और उसमें से स्वामित्व के आधार पर, निवेश के आधार पर और कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के क्या प्रकार हैं, उनका भी अध्ययन हम उद्योगों के अंतर्गत करने वाले हैं। और इन चारों में से हर बार एक न एक प्रश्न जरूर आता है। देखिए टोटल हम यदि बात करेंगे तो कुल प्रश्न कितने आएंगे इसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। विश्व, भारत और राजस्थान से कितने पूछे जाएंगे उन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमें हर टॉपिक से एक एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना तो है ही है, इसीलिए हर एक टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जनसंख्या वितरण और प्रमुख पर्यटन केंद्र। देखिए प्रमुख पर्यटन केंद्र आपको आर्ट एंड कल्चर से भी पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे दुर्ग हैं, महल हैं, छतरियां हैं, बावड़ियां, जो कि इतिहास की दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रमुख पर्यटन स्थल है, वह भी पूछे जाते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे पर्यटन स्थल है जो कि ज्योग्राफिकली, भौगोलिक दृष्टि से जो है चर्चित है, उन स्थानों को भी पूछा जाता है। जैसे यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर में शामिल राजस्थान का स्थल कौन सा है या जियो हेरिटेज स्थल हमारे कौन कौन से हैं। तो जो भी प्राकृतिक स्थल है, ज्योग्राफिकली जो पर्यटन केंद्र है, उनकी हम बात करेंगे। यहां पर हम ऐतिहासिक पर्यटन केंद्रों की बात नहीं करेंगे। और जनसंख्या वितरण में हम पूर्ण रूप से जनसंख्या की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की स्थिति और उनका पूरा वितरण, चाहे वह जनघनत्व के रूप में हो, जनसंख्या वृद्धि के रूप में हो, लिंगानुपात, साक्षरता, बाल लिंगानुपात, अनुसूचित जाति जनजाति या धार्मिक संरचना, जिस कंडीशन से भी पूछा जाएगा उन सभी जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और उनके वितरण का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें जो है पूरी हमारी तैयारी को एक सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, क्योंकि सामान्य स्टूडेंट जो होता है वहां सोचता है कि मुझे पीटीआई की तैयारी करनी है या किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो ध्यान रखना, जब भी आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप छोटे से छोटे कंपटीशन या बड़े से बड़े कंपटीशन की तैयारी करें, तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस, पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है, उस पाठ्यक्रम में कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं और उन बिंदुओं के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करना है जहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो किताबें हैं, हम जो पढ़ते हैं, हमारे पास विषय वस्तु बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पाठ्यक्रम में उस विषय वस्तु का कुछ भाग ही हमसे पूछा जाता है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, जो आपसे पूछे जाने की संभावना होगी, और विशेष रूप से ज्योग्राफी के लिए, इस पे हम इसी चैनल पर लर्न विद मधुसूदन के साथ जो है नियमित रूप से आपके लिए ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक का सबसे पहले हम विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने का मतलब है उस टॉपिक के बारे में हम बहुत डिटेल से पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे उस टॉपिक से क्या प्रश्न पहले पूछा गया है और क्या प्रश्न अब पूछा जा सकता है। यानी कि हम एक साथ विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर, उस पाठ्यक्रम में उस टॉपिक की विषय वस्तु पर
और उसके बाद कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इन तीनों को जो है ध्यान में रखते हुए परीक्षा के इर्द गिर्द यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने वाले हैं। साथियों, आपको सिर्फ इस तैयारी में अपनी सहभागिता निभाना है। केवल जो यहां डेली नियमित 1 घंटे की जो क्लास होने वाली है, इस क्लास को नियमित रूप से आपको देखना है। अपने जो है तैयारी को क्या करना है, धार देना है। और आपको यदि यह क्लास अच्छी लगती है कि नहीं सर यह क्लास हमारे लिए उपयोगी है, तो यहां जो है फायदा अपने और अपने साथियों को भी बताना है कि नहीं यह क्लास देखिए आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, सिलेबस पूरा करवाना ही नहीं है। हमारा सिलेबस है कि जो सपने आपने देखे हैं, जो मंजिल आपने पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या पढ़ना है, क्या लक्ष्य के लिए तैयारी करनी है, इसके लिए समर्पित है यहां आपका खुद का चैनल है लर्न विद मधुसूदन। और मिलते हैं 18 जुलाई 2022 को एक टॉपिक के साथ कि पीटीआई भर्ती परीक्षा शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या टॉपिक आपसे पूछे जाने वाले हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और आपकी मंजिल को, अपने सपनों को साकार होते हुए देखना चाहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना। मिलते हैं 18 जुलाई 2022। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और अपनों को, अपने साथियों को एक साथ शाम को 8 बजे आपको जो है यह क्लास मिलने वाली है। तो रात 8 बजे नियमित रूप से रात्रि 8 बजे आपको यह क्लास अवेलेबल मिलेगी। आपको क्लास को अच्छे से देखना है, अपनी तैयारी को धार देना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।